हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत यानी मानव पोषण के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे फैट के बारे में। ये फैट के बारे में पढ़ेंगे। फैट क्या होता है, हमको फैट किससे मिलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। फैट हमको कहाँ से प्राप्त होता है, किसको खाने से प्राप्त होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है फैट एक सरल वसा होता है जिसे हम सिंपल लिपिड भी कहते हैं। फैट को खाने से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है, फैट से मिलती है। सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी किससे मिलती है, फैट से मिलती है। अभी तक हम क्या क्या खाते हैं, देखो हमने स्टार्टिंग में बताया कार्बोहाइड्रेट खा लिए, इसके बाद हमने बताया प्रोटीन खा लिए, इसके बाद हमने बताया विटामिन खा लिए। आज हम पढ़ रहे हैं फैट के बारे में यानी कि लिपिड्स। तो हमको कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है और फैट से भी मिलती, मगर जो विटामिन होता है इससे हमको एनर्जी नहीं मिलती। क्लियर है? इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है, सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, 9 पॉइंट समथिंग फैट से मिलती है। क्लियर है? तो हमने बताया कि फैट एक सिंपल लिपिड्स होता है जिससे हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्लियर है? फैट जैविक अणु होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जैविक अणु होते हैं या बायोमॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है? अब ये जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, फैट को हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बताया था क्या होता है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कार्बन की मात्रा जिसमें ज़्यादा पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जिनमें कम पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक। ये इंग्लिश से बोल रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या हमको फैट से एनर्जी मिलती है, तो यस, हमको फैट खाने से एनर्जी मिलती है। अब उसके बाद आती है बात कि फैट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, तो देखो 1 ग्राम फैट से 9.2 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। कितना? 9.2 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है? अब बात आती है सर कि हमको फैट किससे प्राप्त होता है, तो फैट हमको मिलते हैं जैसे घी वगैरह हो गए, घी हो गए, पनीर हो गए, इन सब चीज़ों को खाने से हमको फैट ज़्यादा मिलते हैं। ऑयली चीज़ खाने से फैट ज़्यादा आपको मिलते हैं। क्लियर है? तो हमको फैट, वैसे भी हमारे शरीर के लिए फैट भी बहुत ज़रूरी होता है और एक लिमिट पे होना चाहिए। अगर फैट की कमी हो गई तो फैट क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। अगर फैट की कमी हो गई तो बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं, इसलिए बॉडी में फैट होना भी कंपलसरी है। मगर इतना भी ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि वो फैट आगे चल करके दुखदाई हो जाए। ठीक है? तो फैट जो होते हैं, फैट हमने क्या बताया, फैट एक सिंपल लिपिड होता है। फैट कार्बनिक यौगिक होते हैं। फैट से हमको एनर्जी मिलती है। फैट हमको कहाँ से मिलता है, हमने ये बताया। हमको फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, हमने ये बताया। अब फैट जो होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं, फैट जो होते हैं फैटी एसिड और ग्लाइकोजन से मिलकर के बने होते हैं। अब ये बात आती है कि फैटी एसिड क्या होते हैं, हम ये आगे हम बताएंगे। ठीक है? आगे हम बताएंगे। जो फैट होते हैं, जब फैट का क्या होता है, डाइजेशन होता है, तो फैट जो होते हैं वो इन 2 फॉर्म में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लाइकोजन से मिलकर, ग्लाइकोजन नहीं, ग्लिसरॉल से मिलकर के बने होते हैं। अब बात आती है कि फैट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो फैट का डाइजेशन जो होता है, फैट का डाइजेशन देख लो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट का डाइजेशन 2 टाइप्स होता है। एक 95% कौन करता है, बाइल जूस करता है, और 5% उसका डाइजेशन, 5% डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। ये बाइल जूस, ये इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पित्त रस।
हिंदी में इसको बोलते हैं पित्तरस। पित्तरस। अब बात आती है कि पित्तरस कहाँ से आता है। पित्तरस जो होता है ये बनता कहाँ पर है, बनता है ये लीवर में, ये लिखा है लीवर में। पित्तरस कहाँ पर बनता है, लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है जा करके, तो आप क्या नाम बताओगे, पित्ताशय में, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर। गाल BLADDER, इसी को हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। मैंने क्या बताया यहाँ पर, जो बाइल जूस होता है फैट का यानी वसा का 95% डाइजेशन करता है, ठीक है। जिसका 5% जो शेष बचता है उसका डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज कहाँ पाया जाता है, ये लाइपेज नाम के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये हो पाए जाते हैं पैंक्रियाज से, ठीक है। तो पैंक्रियाज से लाइपेज नाम के एंजाइम निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट होता है उसको डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि जो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया बाइल जूस जो है 95% क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब बचा 5%, तो उसको कौन डाइजेशन करेगा, तो लाइपेज नाम का एंजाइम करता है। फैट को 100% हो गए, तो वो जो 100% डाइजेशन होता है पहले, तो किस में होता है, फैटी एसिड में। कौन कौन करता है, कौन कौन करता है, बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम। लाइपेज नाम का एंजाइम और बाइल जूस, ये दोनों मिलकर के फैट को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड में करते हैं। इसके बाद जब फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो अभी यहाँ पर क्या है, फैट का पूर्णतः डाइजेशन नहीं समझो। इसके बाद जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड को 100% कन्वर्ट कौन करता है, लाइपेज। किस में करते हैं, ग्लिसरॉल में। जब फैट ग्लिसरॉल में या ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि जो फैट है वो पूर्णतः क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। क्लियर है, हमने क्या बताया, फैट का डाइजेशन 2 प्रकार से होता है, बाइल जूस और लाइपेज नाम के एंजाइम, ये दोनों मिलकर के फैट को करते हैं। डाइजेशन कैसे होता है कि जो फैट होता है फैट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फैट को ब्रेक डाउन करते हैं तो किस किस फॉर्म में जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जब पहली बार ब्रेक डाउन हुआ तो फैटी एसिड में गया, फिर इसके बाद ब्रेक डाउन हुआ तो ये ग्लिसरॉल में चला गया। क्लियर है, जब ग्लिसरॉल में चला गया तो मतलब फैट का क्या हो गया, पूर्णतः डाइजेशन हो गया। क्लियर है। अब बात आती है कि फैट का कार्य क्या होता है, फैट का कार्य क्या होता है, इसको मैं रफ कर दूं। बात आती है कि ये फैट तो हमने पढ़ लिया, फैट किस लिए होता है। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा बहुत बताया था कि फैट से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन मेन कार्य क्या होता है, फैट हमको बॉडी में क्यों ज़रूरी है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो फैट हमारे बॉडी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फैट खाने से हमको बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलती है, प्रोटीन खाने से मिलती है, फिर हम फैट क्यों खाएं। तो फैट खाने से क्या है कि हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यानी लंबे समय तक कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ा देती है। अगर हमारे बॉडी में फैट कम होगा तो हम क्या है, कार्य लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, या धीरे धीरे कोई कार्य होता है जो लंबे समय तक करना है तो उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए फैट क्या है, हमारे वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यानी कि फैट कार्य करने की दर, या इसी को बोल दो क्षमता, या बोल दो कैपेसिटी को बढ़ा देता है। हम ये क्या पढ़ा रहे हैं, फैट के कार्य क्या है। तो पहला कार्य हमने बताया, कार्य करने की दर को, या कार्य करने की दर जो होती है या कैपेसिटी जो होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा तो कार्य करने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी कार्य करने की कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण देने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे स्किन जो होती है, स्किन को
वाटरप्रूफ बनाने का कार्य करता है। हमने क्या 3 कार्य इसके लिखवाए? कार्य करने की दर को बढ़ा देता है पहला, दूसरा हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, यह सुरक्षा देने का कार्य करता है, यह संरक्षण देने का कार्य करता है। क्लियर है? तीसरा, ये हमारे स्किन को क्या बनाता है? वाटरप्रूफ बनाने का कार्य करता है। तो ये तो था हमारे फैट के कार्य। अब आगे लिखोगे फैट कितने टाइप के होते हैं। फैट जो है कितने टाइप के होते हैं? तो फैट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो लिखोगे टाइप ऑफ फैट, टाइप ऑफ फैट। ठीक है। अब ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है, हिंदी से लिख दूं या इंग्लिश से लिख दूं? सैचुरेटेड फैट, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं संतृप्त वसा। संतृप्त वसा, और इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त वसा। क्लियर है? हमने क्या बताया? फैट के टाइप। अब हेडिंग में लिखोगे टाइप ऑफ फैट या फैट के प्रकार, हिंदी से लिखोगे वसा के प्रकार। लिखोगे वसा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, संतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, और असंतृप्त वसा को बोलते हैं इंग्लिश में अनसैचुरेटेड फैट। क्लियर है? अब ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, ये इनके बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, जो अभी हम एक एक करके इनकी 4 डेफिनेशनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो सैचुरेटेड है और कौन सा एग्जाम्पल है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल देखो, जो फैट होता है, फैट का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर जो फैट है उस फैट को या उस कंपाउंड का टेम्परेचर बढ़ा दें, और टेम्परेचर बढ़ाने से वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाए? ये लिख दो फैट। फैट का टेम्परेचर बढ़ाने से, ये जो साइन बन रहा है ना ऊपर एरो का साइन, इसका मतलब ये टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना, तो फैट का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ये फैट जो होता है, या फैट को कुछ और लिख दो, यहाँ पर लिख दो एक सॉलिड। ठीक है। अगर ऐसा लगता है कोई सॉलिड होता है, उस सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। ठीक है। हमने क्या बताया? किसी सॉलिड में या किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देने से वो सॉलिड या वो ठोस किस में कन्वर्ट हो जाए? द्रव में। एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी सॉलिड को या किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और फिर वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? जब किसी ठोस का तापमान बढ़ा दें और वो ठोस तापमान बढ़ने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाए? तरल में। ठीक है। वो ठोस तापमान बढ़ने के कारण तरल में कन्वर्ट हो जाए, फिर यही प्रक्रिया फिर से दोबारा कर दें कि किसी तरल का तापमान क्या कर दें? कम कर दें, तो वो तरल पदार्थ किस में कन्वर्ट हो जाए? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। यानी कि सॉलिड को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर फैट लिख सकते हैं। फैट यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉलिड को फैट लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हम फैट में टेम्परेचर बढ़ा दें, हम किसको बोलेंगे? कौन सा फैट है ये? कौन सा? सैचुरेटेड फैट। हम ये किस में पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड फैट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो किसी फैट का टेम्परेचर बढ़ा दें और वो फैट किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में, यानी कि तरल पदार्थ में, तो क्या होगा वहाँ पर? सैचुरेटेड फैट होगा।
अगर किसी लिक्विड का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर उसका टेम्परेचर हम कम कर दें, यानी कि मान लो जैसे घी है, घी में टेम्परेचर देने से क्या हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तरल पदार्थ में। अगर उस घी को इतना ठंडा कर दो कि वो घी किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, यानी कि घी जम जाए, तो समझो कि वो क्या है, सैचुरेटेड फैट है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में जाए या लिक्विड से सॉलिड में चला जाए तो वो कौन सा है, सैचुरेटेड फैट। क्लियर हुई बात। दूसरी अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अगर किसी सॉलिड को या किसी भी मान लो फैट हुआ, अगर जो फैट है, अगर फैट का टेम्परेचर बढ़ा दें और वो फैट, चाहे वो फैट क्या है, लिक्विड में है, पहले वो फैट लिक्विड में है, या फैट का टेम्परेचर बढ़ाने से वो फैट क्या है, लिक्विड में हो जाए, और फिर लिक्विड का टेम्परेचर क्या कर दें, लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दें, और वो लिक्विड अगर सॉलिड में आ जाता है, अगर वो लिक्विड सॉलिड में आ जाता तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड होगा। लेकिन अगर वो लिक्विड में ही बना रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। एक बार इसको फिर से बता रहा हूँ, जैसे तेल खाने से हमको क्या मिलता है, वसा। सोयाबीन में क्या होता है, वसा। सोयाबीन को खाने से हमको क्या मिलेगी, सोयाबीन का तेल खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वसा मिलेगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना डॉक्टर लोग कि तेल कम खाया करो, तेल कम यूज करो। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर तेल का एग्जांपल दिया अनसैचुरेटेड में, अगर तेल का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा तो तेल हमेशा तरल पदार्थ में रहता है, तो हमेशा वो तरल पदार्थ में ही रहेगा, यानी कि लिक्विड में रहता है तो लिक्विड में रहेगा। ठीक है, अगर उस तेल को मैं उसका टेम्परेचर कम कर दूं और वो तेल किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में, यानी कि जम जाए वो तेल, तो वो किस में हो जाएगा, सैचुरेटेड में। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, अनसैचुरेटेड का। मतलब अगर किसी ठोस को तापमान बढ़ा दो तो वो पानी में बन जाए, या किसी पानी को तापमान कम कर दो तो वो ठोस में चला जाए, तो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और नहीं होता तो वो अनसैचुरेटेड। ये पहला डेफिनेशन था। एग्जाम्पल तो मैं इनका बाद में दूंगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखो कि जो फैट होते हैं ना, फैट को, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनको ऑक्सीडेशन करने के लिए, उनका ऑक्सीकरण करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने क्या बताया, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन या हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है, क्लियर हुई बात। तीसरा डेफिनेशन इसमें देखो, इसमें भी तीसरा देखेंगे, इसमें भी चौथा देखेंगे, और इसमें भी चौथा देखेंगे। तो तीसरा क्या होता है, यहाँ पर जो फैट होता है वो दो कार्बन कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं यहाँ पर, जबकि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है। तीसरा, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, एनिमल में। सैचुरेटेड फैट किस में मिलते हैं, एनिमल में, जबकि अनसैचुरेटेड फैट किस में मिलते हैं, प्लांट में। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी। अब देखो, अगर प्लांट से अगर ये डेफिनेशन सही हो जाएगी तो समझना ये डेफिनेशन सही है, वरना इस डेफिनेशन को गलत कर देना। क्लियर। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, प्लांट से कौन सा मिलता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के लिए हमने क्या बताया था कि जो लिक्विड होता है हमेशा वो लिक्विड में बना रहेगा। अब इससे देखो, नारियल का जो तेल होता है ना, अगर नारियल का तेल, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो किस में हो जाएगा,
तरल पदार्थ में। अगर उसका टेम्परेचर कम कर दोगे तो किस में हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये नारियल का तेल यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो नारियल का तेल किसका एग्जाम्पल होगा, इसका होगा। जबकि अगर आप बुक में देखेंगे तो जो नारियल का तेल होता है वो किसका एग्जाम्पल दिया होता है, अनसैचुरेटेड फैट का। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक देखेंगे उसमें यही दिखा रहेगा, अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल नारियल का तेल। तो अब मैंने इन दोनों में डिफरेंस बता दिया। आंसर क्या होगा, रियल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड जो नारियल का तेल है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखोगे सबसे पहला नारियल का तेल, ठीक है, किसमें, अनसैचुरेटेड में। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे, घी। घी क्या होती है, जम जाती है। अगर उसको टेम्परेचर कम हो जाएगा तो घी जम जाती है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। मक्खन, मक्खन नाम सुने होगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, घी, मक्खन। और हमको ये कहाँ से, मैंने बताया फैट कहाँ से हमको प्राप्त होगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। और मछली का तेल खाने से, मछली का तेल से, मछली के तेल से, मछली के तेल से हमको कौन सा फैट मिलता है, सैचुरेटेड फैट। जबकि मछली जो है, सॉरी, मछली का तेल हमको यहाँ है, क्योंकि मछली का तेल हमेशा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए क्या है, मछली का तेल यहाँ पर आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मछली का तेल। क्लियर है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सरसों का तेल। सरसों का तेल जिसे हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तो इसका एग्जाम्पल लिखोगे सरसों का तेल, इसका मतलब असंतृप्त में एग्जाम्पल लिखोगे सरसों का तेल, मछली का तेल और सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल। ये किसके एग्जाम्पल है, असंतृप्त वसा के। ठीक है। जबकि संतृप्त में एग्जाम्पल लिखो नारियल, नारियल का तेल, घी, मक्खन। और कहाँ से हमको मिलता है, मछली से और चिकन खाने से हमको मिलता है, और मीट खाने से मिलता है। और एक डालडा, डालडा का नाम सुने होंगे, डालडा। तो डालडा कैसा होता है, वो कैसा फैट होता है, सैचुरेटेड फैट। तो अगर एग्जाम्पल में पूछता है नारियल का तेल जो है कैसा फैट होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, या संतृप्त या असंतृप्त वसा, तो अब क्या टिक कर क्या होगे, नारियल का संतृप्त वसा होती है। नारियल संतृप्त वसा है, या नारियल का तेल जो है एक संतृप्त वसा है। क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैट की कमी के कारण होने वाले रोग। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो इसको एक बार दो बार बैक करके देखें, अगर नहीं तब भी समझ में नहीं आता है तो एक हमको कमेंट करके बता दें, मैं दोबारा इसको पढ़ा दूंगा। क्लियर है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, अभी हमने पढ़ लिया फैट की कमी, अभी हमने पढ़ लिया फैट के टाइप, फैट क्या होता है पहला। इसके बाद हमने पढ़ा फैट का डाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद हमने पढ़ा फैट के टाइप। अब पढ़ेंगे फैट की कमी से या फैट की अधिकता से। देखो फैट की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, और यह फैट की अधिकता हो जाएगी, यह फैट बॉडी में अधिक हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी। क्लियर है। तो पहला पढ़ोगे फैट की कमी के कारण होने वाले बीमारी। हेडिंग में लिखोगे फैट की कमी के कारण होने वाली बीमारी। अब देखो सबसे पहले हमने बताया फैट का कार्य क्या होता है। फैट का कार्य होता है कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देना। जब हमारी बॉडी में फैट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पहली बीमारी हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, सबसे बीमारी पहली कमी क्या हो जाएगी इससे, कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो लिखोगे इसमें काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा हमने बताया था जो फैट होता है हमारे स्किन के लिए या हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ठीक है। अब अगर फैट कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तो फैट की कमी के कारण हमारे बॉडी में या स्किन में ड्राइनेस
या झुर्रियाँ आ जाती हैं, ड्राइनेस या झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिससे स्किन क्या होने लगती है, झूलने लगती हैं या लटकने लगती हैं। क्लियर है? तो ये तो था हमारी फैट की कमी के कारण। अब बॉडी में जब हमारे फैट अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो लोग कहते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, या मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, तो आप लोग जानेंगे या आप लोग उसका वेट देखेंगे, अपनी हाइट के हिसाब से देखेंगे कि आपकी हाइट के हिसाब से जो वेट है वो सही है या गलत है। अगर जो यूनिट आ रही है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से जो यूनिट आ रही है, उस यूनिट के आधार पर हम बताएंगे कि आप मोटे हैं या पतले हैं। ठीक है? तो आप हेडिंग में लिखोगे फैट की अधिकता के कारण होने वाली बीमारी। अब वो कौन डिसाइड करता है? BMI, फैट की अधिकता के कारण होने वाली बीमारी। आप मोटे हो या पतले, कौन करेगा डिसाइड? BMI। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये होता क्या है? BMI इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है BMI बराबर होता है वेट अपॉन WEIGHT, वेट अपॉन हाइट। जितनी आपकी वेट होगी यानी कि वजन बटे लंबाई। आपका वजन कितना है? वजन किस में होता है? किलोग्राम में होता है। लंबाई किस में होती है? मीटर में। ये यूनिट होगी। ठीक है? अब देखो इस फार्मूले के आधार पर आपको, इस फार्मूले के आधार पर जो भी नंबर आएंगे, इस फार्मूले के आधार पर जो भी यूनिट आती है, उसी यूनिट के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आप मोटे हैं या पतले हैं। क्लियर है? तो पहला देखिए, अगर 18 से कम आया तो, अगर 18 से जो नंबर आएगा इससे ये कैलकुलेशन करोगे, इस कैलकुलेशन से अगर आपका नंबर 18 से कम आता है तो आप क्या हो? आपका वज़न कम है, वज़न कम है। अगर 18 से कम आता है तो आपका वज़न कम है। ठीक है? दूसरा, अगर 18 से 25 के बीच में आता है, क्या है? 18 से 25 के बीच में नंबर आता है। ये 18 से 25 एज नहीं समझना ना, या इसमें आपके वेट रखोगे और हाइट, उसके बाद जो सॉल्व करने के बाद जो आपकी यूनिट आएगी, उस यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर 18 यूनिट आ रहा है तो आपका वज़न क्या है? कम है। अगर 18 से 25 के बीच में यूनिट आ रहा है तो आपका क्या है? जो वज़न है नॉर्मल है, वज़न जो है सामान्य है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है? इसके बाद तीसरा क्या है? 25 से अगर 30 आ रहा है, 25 से अगर 30 के बीच में आ रहा है, 25 से 30 के बीच में यूनिट आ रही, तो आपका क्या है? वज़न ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है। ठीक है ना? यानी कि वज़न जो है ज़्यादा होगा। अगर चौथा, 4 कंडीशन है इसमें, अगर 30 से ज़्यादा आ रही है, 30 से ज़्यादा यूनिट आ रही, तो आपको क्या है? मोटापा है, तब आपको बीमारी है। मोटापा एक बीमारी है। ठीक है? एक बार फिर से बता दूं, मान लो आपका वेट कितना है, यहाँ से बता दूं एग्जाम्पल दे करके। मान लो आपका वेट कितना है? 60। हाइट कितनी है मीटर में? मीटर में तो आप पता ही नहीं, सेंटीमीटर में याद करते हैं। चलो हटाओ, ये मैथ का फिर लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने बताया कि मान लो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ भी यूनिट आई, मान लो कि आपकी यूनिट आई कितना? 11 यूनिट आ रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 11 यूनिट आ रही तो आपका क्या वज़न? बहुत कम है, मतलब आप बहुत पतले हैं। आप बहुत पतले हैं, आपको ना फैट की बहुत ज़रूरत है, अभी बॉडी में फैट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? क्लियर है ना? अगर मान लो 18 से ज़्यादा आई यानी कि 19, तो मतलब क्या है? आप ठीक हो, यानी कि आपका जो वज़न है वो क्या है? नॉर्मल है, यानी कि वज़न समान है, यानी कि नॉर्मल है। नॉर्मल आदमी होते हैं ना कि ना तो मोटा है ना तो पतला है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अगर 19 वेट आ रहा है तो आप नॉर्मल हो, मतलब 18 से 19 के बीच में आ रहा है आपका वेट, ये यूनिट, तो आपका वेट जो होगा नॉर्मल है, मतलब ना तो आप मोटे हो ना तो आप पतले हो।
अगर 19 से 15 से 25 से 30 के बीच में मान लो 26 आ गया या 27 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, या 28 आ गया, तो आपका वेट क्या है, आपका वजन क्या है, ज़्यादा है। वजन ज़्यादा, आप मोटे नहीं हैं, इसमें क्या है, वजन ज़्यादा है। 26 आए, 27 आए, 28 आए, 29 आए या 30 आए, तब इस स्थिति में क्या है, आपका वजन जो है ज़्यादा है। आप कोशिश करिए, एक्सरसाइज कीजिए, या जो ज़्यादा खाना खाते हैं वो थोड़ा कम कर दीजिए, वजन ज़्यादा है, ठीक है। या फिर अगर आपका वेट 30 से ज़्यादा है, यानी 31 आ जाता है यूनिट, ये यूनिट जो है 31 आ जाती है, इसको सॉल्व करने पर 31 आ जाती है, तो आपको क्या है, मोटापा है। फिर आपके लिए आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, या आपको क्या रिस्ट्रिक्शन है जो डॉक्टर बोलता उसकी कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब कहाँ जा कर के आपको जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो ये था आपका बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ से पता चलता है कि आप मोटे हो या पतले हो। कोई ऐसे देख करके नहीं बता देता कि आप मोटे हो या पतले हो, ठीक है। और कोई अगर देख करके ऐसे बता देता है तो वो गलत बता रहा है। आप इस यूनिट देखिए, ये यूनिट के आधार पर, इस फार्मूले के आधार पर निकालिए। अगर निकल जाता है तो आप समझ जाएंगे कि आप मोटे हैं या पतले हैं, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना, मोटापे के लिए। तो अब आगे लिखोगे, जो फैट होता है, फैट ज़्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब फैट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। बॉडी में अगर फैट ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसका 75% जो है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है 75% कौन बनाता है, लीवर। लीवर, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में उसका 75% कौन बनाता है, लीवर बनाता है। जबकि इसका 25 से 30%, यानी 25 से 30% ये हमको कहाँ से मिलता है, जो हम भोजन खाते हैं, यानी कि हम जो फूड खाते हैं उससे हमको ये मिलता है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम जैसे बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाता है, फैट में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड में घुल करके ऐसे हमारी जो वेंस होती हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी, आर्टरी, इनको बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी, मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है, हिंदी में लिख लो, स्पेलिंग गलत है। हिंदी में इसको बोलते हैं धमनी। और कौन सी धमनी होती है, हृदय धमनी, यानी कि जो हार्ट की ओर जो ब्लड लेकर के जाती है, जो धमनी हार्ट की ओर यानी कि हृदय की ओर ब्लड को सप्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं, हृदय धमनी, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घुल करके फ्लो होता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घुल करके जब बॉडी में फ्लो होता है तो एक टाइम ऐसा आता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे जो ये होती है ना, ये ब्लड है, ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम ये आता है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ जम जाता है, इसमें जो ये नलिकाएं होती है ना, ये धमनी में अंदर की ओर ये जम जाता है, ठीक है। जब ये अंदर जम जाएगा तो जो ब्लड है ठीक से क्या नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। देखे जाना, ये ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होगा तो हमारे जो हार्ट होता है उसको क्या, ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पाएगी। ये क्या कर देता है, ये अंदर धमनियों में जाकर के जम जाता है। ये धमनियों में जाकर के जम जाता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल। जब धमनियों में जम जाता है तो धमनी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब जितना ब्लड को क्या होना चाहिए था, जितना ब्लड को क्या होना चाहिए था, हमारे फ्लो होना चाहिए था, या जितना हार्ट को हमारी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, वो उतना ब्लड नहीं जा पा रहा था। तो जब ब्लड नहीं जा पा रहा था तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी तो क्या होगा,
एक टाइम पे हार्ट आएगा, हार्ट काम करना बंद हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, उनको हृदय घात हो गया, हार्ट अटैक हो गया। क्लियर है? हार्ट अटैक कैसे होता है? जब फैट में, बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, फैट के बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल क्या हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है तो वो हमारी धमनियों में जाकर के जम जाता है, जिससे कि हमारे ब्लड का ठीक तरह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जब सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाती बराबर, और जब ऑक्सीजन बराबर हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है तो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, फैट के अधिकता के बाद हमने पढ़ाया फैट की अधिकता के कारण क्या क्या बीमारी हो जाती है। तो फैट की अधिकता के कारण हमें क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है। इसलिए हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा होना भी गुनाह है। अब पढ़ेंगे फैट का जमाव। फैट स्टोर कहाँ होता है? फैट जो होता है स्टोर कहाँ होता है? वसी ऊतक में। फैट स्टोर कहाँ होता है? वसी ऊतक में। हेडिंग में लिखोगे फैट का जमाव, वसी ऊतक में फैट स्टोर होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। हमने क्या बताया, फैट का स्टोर या फैट का जमाव कहाँ होता है, तो क्या लिखोगे, फैट वसी ऊतक में स्टोर होता है या संग्रह होता है, या ऐसा लिखोगे। तो फैट का संग्रह वसी ऊतक में होता है। क्लियर है? अब वसी ऊतक में जैसे ज़्यादा फैट, अब देखो फैट जो है वसी ऊतक में या एडिपोज टिश्यू में जब ज़्यादा होने लगता है तो वो कहाँ चला जाता है, लीवर के पास जाता है। फैट जब ज़्यादा हो जाता है कहाँ पर, वसी ऊतक में, तो ये कहाँ जाता है, लीवर में। ठीक है, जब ये लीवर में चला जाता है तो लीवर में ये फैट क्या करता है, लीवर के पास जाता है। लीवर में जब फैट ज़्यादा होने लगता है तो वो क्या करता है कि ब्लड के साथ घुल जाता है। ठीक है, लीवर में जाता है, तो लीवर में जाता है फैट, जब फैट ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लीवर में जाता है, और लीवर में जाकर के लीवर के साथ चिपक जाता है, या लीवर में चारों तरफ चिपक जाता है, जिससे कि क्या कर देता है, लीवर कार्य करना बंद कर देता है। या लीवर की जो सेल्स होती हैं, यानी को लीवर बोला जाए तो हिंदी में बोलते हैं यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, जिससे हमें क्या बोलते हैं कि उसका लीवर खराब हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। एक बार इसको मैं फिर से बता दूं, जरा पानी पी लो। हमने बताया फैट का जमाव कहाँ होता है। फैट सबसे पहले वसा का संग्रह वसी ऊतक में होता है। आप क्या लिखोगे, वसा का संग्रह वसी ऊतक में होता है। क्लियर है? जब वसा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वसा की मात्रा या वसा का अमाउंट जब फैटी ऊतक या वसी ऊतक में ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ जाता है, लीवर के पास चला जाता है। अब लीवर में वो वसा जा कर के जम जाता है, जिस कारण से लीवर में चारों तरफ फैट क्या हो जाता है, जम जाता है, जिस कारण से जो लीवर होती है, लीवर की जो सेल्स होती हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं। जब कार्य करना बंद कर देती हैं तो क्या कहते हैं कि हमारा लीवर जो है डैमेज हो गया है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लीवर सिरोसिस बीमारी हो जाती है। क्लियर है? यही था। और हमने ये क्या बताया था कि हार्ट अटैक के बारे में, जब बॉडी में फैट की अमाउंट या फैट का अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि फैट के अमाउंट में ज़्यादा होने के कारण हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण हमारे ब्लड का ठीक से पूरे बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और हमारी जो हार्ट होती है, जो हमारा हृदय है, हृदय जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती है, और हार्ट क्या होता है, कार्य करना बंद कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया है, और इससे हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। हम अगली क्लास में
खनिज ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो हमको पढ़ना था, ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमको पढ़ना था क्या, कार्बन, प्रोटीन, विटामिन और लिपिड्स यानी कि वसा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ लिया है। अब मिनरल्स के बारे में हम अगली क्लास में मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो खनिज तत्व है थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका क्या है डाइजेशन नहीं होता है, जिनका डाइजेशन नहीं होता बल्कि उनका एब्जॉर्प्शन होता है और इनका डाइजेशन होता है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।